गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 12th ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर। तो 12th ज्योग्राफी का शुरुआत मैंने कर दिया है और इससे पहले मैंने 2 चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया था और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं तीसरा चैप्टर और इस तीसरे चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग समझेंगे जनसंख्या संगठन क्या होता है और जनसंख्या संगठन से जुड़े हुए अलग अलग चीजें, जैसे कि यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पहले लिखा हुआ लिंग संगठन, तो लिंग संगठन को समझेंगे, लिंग संगठन क्या होता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे आयु संरचना और आयु संरचना में हम लोग पढ़ेंगे आयु लिंग पिरामिड के बारे में। आयु लिंग पिरामिड क्या होता है, जिसमें अलग अलग आयु लिंग पिरामिड का हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे कि विस्तारित होती हुई जनसंख्या, ये भी आयु लिंग पिरामिड का एक उदाहरण है। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्थिर जनसंख्या और किस देश में स्थिर जनसंख्या पाया जाता है, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे ह्रासमान जनसंख्या, मतलब कम होती हुई जनसंख्या, कौन सा ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या कम हो रही है और इसका कारण भी हम लोग इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे ग्रामीण और नगरीय संगठन के बारे में, गांव में कौन सी जनसंख्या निवास करती है और शहर में कौन सी जनसंख्या निवास करती है, जिसे हम ग्रामीण नगरीय जो है संगठन पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे साक्षरता के विषय में कि किसी भी देश की साक्षरता कैसे ज्ञात होती है और साक्षरता पर क्या प्रभाव पड़ता है जनसंख्या का। यह है ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का संगठन, लिंग संगठन। तो इस वीडियो को, इस फोटो को भी समझेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है। और अंत में पढ़ेंगे व्यावसायिक संरचना और व्यावसायिक संरचना को भी बेहतर तरीके से समझेंगे। तो इस पूरी वीडियो में क्या क्या चीजें पढ़ना है हम लोग ये डिस्कस कर लिए। अब इसमें जितने भी शब्द आए होंगे सभी नए शब्द होंगे और इन्हीं सभी शब्द को समझना इस पूरे चैप्टर का लक्ष्य है और इस पूरे चैप्टर को विस्तार से समझना। जनसंख्या संगठन समझिए, कोई भी देश हो, अलग अलग देश में, विभिन्न प्रकार के देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ बच्चे रहते हैं, कुछ बूढ़े रहते हैं, कुछ स्त्रियां रहती है, कुछ पुरुष रहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने में क्या है, अद्वितीय है। सब व्यक्ति अपने में अलग है। लोगों की आयु अलग है क्योंकि कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं। लोगों का लिंग अलग है क्योंकि कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। और लोगों का निवास स्थान भी अलग है, कोई शहरों में निवास कर रहे हैं, कोई ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। तो लोगों के निवास स्थान में भी भिन्नता देखने को मिलती है और इसके आधार पर हम लोगों को अलग कर सकते हैं समझने के लिए। और इसी अलग करने की घटना को, जो हम जनसंख्या को अलग अलग रूपों में बांटते हैं, यही जनसंख्या संगठन कहलाता है। अब देखो, जनसंख्या को पृथक करने के कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं के अलावा कुछ अन्य के आधार पर भी हम इसे बांट सकते हैं। सबसे पहले जनसंख्या को आयु के आधार पर बांट सकते हैं, फिर लिंग के आधार पर बांट सकते हैं और फिर उनके निवास स्थान के आधार पर बांट सकते हैं। 3 तरह से जनसंख्या को बांट सकते हैं। अब लोगों को व्यवसाय के आधार पर बांट सकते हैं, लोग क्या कार्य कर रहे हैं। फिर हम लोगों की शिक्षा का स्तर के आधार पर बांट सकते हैं, लोगों का शिक्षा स्तर कैसा है। और फिर जीवन प्रत्याशिता, मतलब कि उस देश में लोगों के जीवन के जीने का उम्र क्या है, इसके आधार पर भी हम उसे बांट सकते हैं। तो इस आधार पर हम 5 या 6 आधारों पर लोगों को बांट सकते हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं लिंग संगठन क्या होता है। तो किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी जनसंख्या को, स्त्री और पुरुष की संख्या को देश की महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषताएं होती है और जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है और यही एक प्रकार का लिंग संगठन है। लिंग अनुपात का मतलब किसी भी जनसंख्या में, चाहे वो जनसंख्या कैसी भी हो, इसमें स्त्रियों की संख्या कितनी है और पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, इसे ही हम लिंग संगठन कहते हैं। अब ये अनुपात के माध्यम से निकाला जा सकता है। तो हम इसके लिए 2 जो है फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो प्रति 1000 स्त्रियों में पुरुष की संख्या निकालने के लिए ऊपर में हम पुरुष की संख्या लिखते हैं, नीचे हम स्त्री की संख्या लिखते हैं और उसे फिर हम 1000 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। भारत में इस सूत्र का प्रयोग लिंग अनुपात में किया जाता है। ये जो है पूरे विश्व के लिए, आप ऐसा समझिए, कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन भारत में एक दूसरे सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में कौन सा सूत्र का प्रयोग किया जाता है वो नीचे लिखा गया है। तो भारत में जिस सूत्र का प्रयोग किया जाता है उसमें हम स्त्रियों की संख्या को ऊपर लिखते हैं और पुरुष की संख्या को हम नीचे लिखते हैं। तो लिखेंगे स्त्रियों की संख्या या स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुष की जनसंख्या और फिर उसको गुना करेंगे किससे, 1000 से गुना कर देंगे। तो अब हम बोलेंगे कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। अब आपके मन में सवाल होगा कि भारत में इस फार्मूला का यूज क्यों किया जाता है, इसका क्या कारण है।
देखिए, विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां पर स्त्रियों की संख्या अधिक है और पुरुषों की संख्या कम है, लेकिन भारत में ऐसा किसी भी क्षेत्र में ज्यादातर में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर स्त्रियों की संख्या कम है और पुरुष की संख्या अत्यधिक है। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर स्त्री की संख्या बहुत ही कम है। तो ऐसे में हम लोग इस फॉर्मूला से यूज करते हैं, स्त्रियों की संख्या ज्ञात करते हैं पुरुष के सापेक्ष में, इसीलिए लिखते हैं प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या, और इसलिए इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। लिंग अनुपात जो होता है यानी स्त्री और पुरुष का अनुपात, मान लेते हैं कि किसी देश में 1000 पुरुष है और स्त्रियां मात्र 390 है, तो क्या आपको पता चल रहा है कि पुरुष बहुत ही अधिक है और स्त्रियां बहुत ही कम है, उसके मुकाबले कहीं कम है। भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पुरुष जो है 1000 है और स्त्रियां केवल 880, 820 ऐसे करके हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, पुरुष अधिक है और स्त्रियां क्या है, कम है। इसके मुकाबले 20 से 30% स्त्रियां क्या है, कम है। तो ये देखने को मिलता है, वही यहाँ लिखा है, लिंग अनुपात किसी भी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होता है। ये बताता है कि वहां पर स्त्रियों की स्थिति कैसी है। अगर स्त्री की संख्या कम है तो स्त्री की स्थिति बेहतर नहीं है, और अगर वहां पर बेहतर है यानी कि स्त्री की संख्या लगभग बराबर है या आसपास में है, तो वहां पर ज्यादा स्त्रियों की स्थिति बेहतर मानी जाती है। अब ये होता कैसे है, स्त्रियों की संख्या कम क्यों है, किसी राज्य में स्त्री की संख्या 800 ही क्यों है, जब 1000 पुरुष है तो स्त्री 800 क्यों है, 800 से कम क्यों है? इसका कारण है कि वैसे प्रदेश जहां पर लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, स्त्री और पुरुष के आधार पर भेदभाव किया जाता है, वहां पर आपको अंतर देखने को मिलेगा। वहां लिंग अनुपात जो है स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। प्रतिकूल का मतलब स्त्री से कम होता है, यानी वहां पर जितना होना चाहिए उससे कम होता है। आज कई क्षेत्रों में जहां पर लिंग के साथ भेदभाव होता है वहां स्त्री भ्रूण हत्या को अपनाया जाता है, यानी बच्चे को जन्म लेने से पहले ही स्त्री के कोख में ही, माँ के कोख में ही अगर पता चल जाता है कि वो जन्म लेने वाला लड़की है तो उसे कोख में ही मार दिया जाता है। इसे हम स्त्री भ्रूण हत्या कहते हैं। फिर आता है स्त्री शिशु हत्या। जन्म लेने के बाद भी ये पता चलता है कि वो जन्म लेने वाला लड़की है तो उसे भी मार दिया जाता है। तो ये क्या है, स्त्री शिशु हत्या है। और साथ ही साथ स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा को देख करके कई माँ ऐसी होती है जो लड़कियों को जन्म देना नहीं चाहती, कि उनको लगता है कि लड़की यानी स्त्रियों के साथ घरेलू हिंसा ज्यादा होता है। इन सभी प्रथा जो है बहुत ज्यादा प्रचलित है और इन सभी कारणों से जो है स्त्री की संख्या बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसका एक कारण है इन क्षेत्रों में स्त्रियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का निम्न होना। यहाँ पर सामाजिक स्तर बहुत ही खराब है। समाज में पहले से ही स्त्रियों को कम समझा जाता है, कम आंका जाता है, और जो इसकी आर्थिक स्थिति है यानी पैसे कौड़ी के मामले की बात करें तो उसमें भी स्त्रियों की स्थिति बहुत ही कम होती है, निम्न होती है, इसलिए इनके साथ भेदभाव होता है और यहाँ पर लिंग अनुपात कम देखने को मिलता है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जनसंख्या में अधिक स्त्री है तो इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए, अगर कहीं जनसंख्या में स्त्रियों का अधिक होने का अर्थ यह नहीं है कि उनका स्तर बेहतर है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर कहीं स्त्रियां अधिक है तो उनका स्तर बेहतर है। यह भी हो सकता है कि पुरुष जो है रोजगार के लिए अन्य क्षेत्र में प्रवास कर गए हैं। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर 1000 पुरुष हैं और महिलाएं हैं 930। तो महिलाएं क्या है, कम है, यानी कि ये स्त्री की जनसंख्या है और ऊपर वाला किसकी जनसंख्या है, पुरुष की जनसंख्या है। अब आप ऐसा कल्पना कीजिए कि यहाँ से 500 पुरुष काम करने के लिए बाहर चले गए, तो यहाँ पर पुरुष कितना बचा, 500, और स्त्रियां कितना बचा, 930। तो अब आप बोलिएगा यहाँ पर स्त्री की जो स्थिति है वो बेहतर है। बेहतर नहीं है, क्योंकि स्त्रियां अभी भी यही है और पुरुष कहीं और घूम रहे हैं और अपनी जिंदगी का बेहतर आनंद ले रहे हैं। हो सकता है कि कई पुरुष शिक्षा के लिए बाहर गए होंगे जबकि स्त्रियां वहीं पर शिक्षा प्राप्त कर रही है और उन्हें बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री की जनसंख्या अधिक है तो स्त्री की स्थिति बेहतर होगा। ये तब पता चलेगा जब उन्हें स्वतंत्रता, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में वो बेहतर होगा। अब आइए देखते हैं प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि। स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में जैविक लाभ प्राप्त है। तो यह जैविक लाभ क्या प्राप्त है, क्योंकि वो पुरुषों की तुलना में अधिक स्थिति स्थापक होती है। फिर भी यह लाभ उन सामाजिक हानियों व भेदभावों द्वारा जिन्हें वो अनुभव करती है समाप्त हो जाती है।
यानी स्थिति स्थापक वो परिस्थिति को समझ लेती है और उसके अनुसार खुद को ढाल लेती है, लेकिन पुरुष ऐसा नहीं कर पाते हैं। स्त्रियों में ही ये गुण होता है, जिस परिवेश में वो रहती है उस परिवेश के साथ वो जीना सीख लेती है, और इसके चलते चूंकि उनके साथ भेदभाव होता है और उनकी समाज में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं निम्न स्थिति में रखा जाता है, इसलिए उनको जिन्हें अनुभव नहीं करती है और धीरे धीरे ये वो स्थिति स्थापक वाली बात वो समाप्त हो जाती है। अब देखते हैं विश्व में लिंग अनुपात कैसा है। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। अगर पूरे विश्व में 100 पुरुष है तो स्त्रियों की संख्या कितनी है? 102। अब यहाँ लिखा है कि विश्व में सबसे उच्चतम लिंग अनुपात कहाँ पर है, तो कहता है कि विश्व में सबसे उच्चतम लिंग अनुपात आपको लेटविया में देखने को मिलेगा। लेटविया एक देश का नाम है और यहाँ सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है। यहाँ 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है। देखिए ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर स्त्रियों की संख्या अधिक है, 100 स्त्रियां हैं और पुरुष कितने हैं? 85 है। तो ये उच्चतम लिंग अनुपात आपको देखने को मिलता है। और जहाँ निम्नतम लिंग अनुपात है, जैसे कि जहाँ पर निम्नतम लिंग अनुपात का उदाहरण अरब दिया गया है, संयुक्त राज्य अरब, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या किया गया, प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष है। यानी यहाँ पुरुष की जनसंख्या अधिक है और स्त्रियों की संख्या क्या है? कम है। अब एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो समझने में, तो दोनों ही उदाहरण यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले उदाहरण लिखा गया है लेटविया का, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेटविया, और फिर दूसरा जो दिया गया है वो अरब का दिया गया है, संयुक्त अरब का दिया गया है। ठीक है, तो हम शॉर्टकट में लिख देते हैं अरब, संयुक्त अरब अमीरात है लेकिन यहाँ पर अरब का दे देते हैं, जिसे शॉर्टकट में UAE कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा UAE में ही दुबई है। ओके, उसी का बात चल रहा है। लेटविया में कितना है? अगर यहाँ पर 100 पुरुष है, पुरुष लिख देते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ 100 पुरुष है तो स्त्री कितना है पता है? यहाँ पर स्त्रियों की संख्या यहाँ पर 85 पुरुष है। ठीक है, मैं 85 लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखा गया उल्टा लिखा गया। तो यहाँ पर 85 अगर पुरुष है तो स्त्री कितना है? 100 है। और अब हम अरब की बात करते हैं, तो अरब में अगर स्त्री की संख्या 100 है तो यहाँ पर पुरुष है 311। तो जब स्त्री की संख्या अधिक और पुरुष की संख्या कम होती है, पुरुष की संख्या क्या होती है? कम होता है, तो उसे लिंग अनुपात उच्चतम लिंग अनुपात कहते हैं। तो हम बोलेंगे उच्चतम लिंग अनुपात। और जब क्या होता है, स्त्री की संख्या कम होती है और पुरुष का संख्या अधिक होता है, तो हम उसे कहते हैं निम्नतम लिंग अनुपात। तो ये दोनों ही आप क्लियर कर लीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्त्री कितने हैं? 100 स्त्रियां हैं, जबकि पुरुष क्या है? 85 है लेटविया में। तो यहाँ पर उच्चतम लिंग अनुपात बहुत ज्यादा अधिक है, जबकि यहाँ पर देख सकते हैं 100 स्त्रियां हैं और पुरुष क्या है? 311 है। तो लिंग अनुपात क्या है? निम्नतम है, यानी स्त्रियों की संख्या यहाँ पर कम है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक संस्था है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या देखा? उन्होंने एक लिस्ट बनाया बहुत सारे देशों का, और उसने देखा कि 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल है, यानी स्त्रियों के लिए बढ़िया है। वहां पर स्त्री पुरुष जो है लगभग बराबर है। बाकी 72 देशों में यह उसके लिए प्रतिकूल है। 72 देश ऐसे थे जहां पर उनकी स्थिति उतना बेहतर नहीं था। तो टोटल कितने देशों का उन्होंने लिस्ट जारी किया था? 192, और यानी कि 139 मतलब कि 139 और 72 मतलब 72 को जोड़ते हैं, 9 2 11, 7 3 10 1 11, 211 देश का लिस्ट बनाया, जिसमें 139 देश ऐसे थे जहां पर स्त्रियों के प्रतिकूल मतलब स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी, स्त्रियों के साथ उतना भेदभाव नहीं किया जाता था। जबकि 72 देश ऐसे थे जहां पर प्रतिकूल मतलब स्त्रियों की संख्या क्या थी? कम थी और पुरुषों का संख्या अधिक था। सामान्यतः अगर बात करें किन क्षेत्रों में ऐसा था, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप एशिया में घूमिएगा तो एशिया में लिंग अनुपात निम्न देखने को मिलेगा। तो निम्न का मतलब आपको बता चुके हैं पहले ही, ये आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए आप कि अगर हम कहीं बोल रहे हैं निम्न लिंग अनुपात, इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि पुरुष की संख्या क्या है? अधिक है और स्त्रियों की संख्या क्या है? कम है। तो अगर एशिया में लिंग अनुपात निम्न है, इसका मतलब कि यहाँ पर पुरुष की संख्या अधिक है
और स्त्रियों की संख्या कम है। जैसे कि चीन में है ऐसा ही, भारत में भी ऐसा ही है, सऊदी अरब में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में लिंग अनुपात बहुत ही निम्न देखने को मिलता है। इसका अर्थ क्या हो गया? पुरुष यहाँ पर अधिक है और स्त्रियों की संख्या कम है, क्योंकि पुरुष स्त्रियों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं, भ्रूण हत्या और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके चलते स्त्रियों की संख्या कम रह गई। दूसरी ओर अगर आप रूस को देखिएगा, रूस और यूरोप को, तो इसके एक बड़े भाग में पुरुष अल्प संख्या में है। पुरुष अल्प संख्या का मतलब हो गया पुरुष की संख्या क्या है? कम है, और स्त्रियों की संख्या क्या है? अधिक है। और यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी, वहां स्त्रियों की बेहतर स्थिति तथा भूतकाल में, यानी अगर पुरुष कम रहेंगे तो स्त्रियां घरेलू काम करेगी, स्त्रियां बाहर के भी काम करेगी, तो स्त्रियों की बेहतर स्थिति वहां पर देखी जाती है। और भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण हुआ है। भूतकाल का मतलब आज से पहले इतिहास में यूरोप से बहुत चले, यूरोप को छोड़ करके किसी दूसरे देश में चले गए, किसी दूसरे क्षेत्र में चले गए। कारण है वो रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, और इसी कारण वहां पर पुरुषों की संख्या कम हो गई और स्त्रियों की संख्या बढ़ गई। वह उत्प्रवास के कारण हुआ है। अब आपको लिंग अनुपात समझ में आ गया होगा कि किन देशों में लिंग अनुपात अधिक है, किन देशों में लिंग अनुपात कम है। न्यूनतम लिंग अनुपात किसे कहते हैं, अधिकतम लिंग अनुपात किसे कहते हैं, जो सबसे कम लिंग अनुपात किस देश में है, तो इसका आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात में सबसे जो है निम्न लिंग अनुपात देखने को मिलता है। और सबसे उच्चतम लिंग अनुपात कहां पर देखने को मिलता है? लेटविया में देखने को मिलता है। और विश्व का लिंग अनुपात कितना है? 102 पुरुषों में 100 स्त्रियां विश्व का लिंग अनुपात है। लिंग अनुपात के समझने के बाद आइए अब हम लोग आयु संरचना के बारे में देखते हैं। तो आयु के बारे में देख लेते हैं। अगर आयु संरचना की बात करें तो दो तरह से लोग होंगे। एक ऐसे होंगे जो 15 से 59 आयु वर्ग के होंगे, और एक ऐसे होंगे जो 60 से अधिक आयु वर्ग के होंगे। एक और होगा जो 15 से नीचे होगा, यानी 0 से लेकर के 15 वर्ष के बीच की जनसंख्या होगा। अब देखिए 0 से 15 वर्ष की जनसंख्या क्या होगा? ये छोटे बच्चे होंगे और इनका काम होगा केवल शिक्षा प्राप्त करना, खाना खाना, खेलना कूदना। तो इस जनसंख्या का हमारे लिए कोई जो है महत्व नहीं है। हमारे लिए जरूरी क्या है? हमें यह देखना है कि कार्यशील जनसंख्या क्या है। देखिए ऐसा नहीं कि 0 से 15 वर्ष के बच्चे महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कल यही बड़े होंगे और यही क्या बनेंगे? देश का भविष्य बनेंगे। इसलिए ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें यह अभी समझाना है कि कार्यशील जनसंख्या क्या होती है। वह जनसंख्या जो 15 से लेकर के 59 वर्ष तक है, ना ये बच्चे हैं ना ही ये बूढ़े हैं, ये बिल्कुल युवा जनसंख्या हैं और ये काम कर सकते हैं। तो 15 से 59 आयु वर्ग के बीच के जो जनसंख्या है उनका एक बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। यानी इस जनसंख्या को हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं, क्योंकि ये कोई भी कार्य कर सकते हैं। जो व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए हैं उनसे कोई भी काम नहीं हो सकता है, और 60 वर्ष से अधिक उम्र वाली जनसंख्या एक बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। कैसी जनसंख्या? वृद्ध जनसंख्या। अब वृद्ध जनसंख्या का एक बड़ा खराबी ये है कि इसे स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें घुटनों में दर्द और भी कई बीमारियों का खतरा रहता है। तो इन्हें स्वास्थ्य संबंधित सेवा बार बार चाहिए, अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार जो युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है, अगर किसी देश में युवा जनसंख्या अधिक है, जैसे भारत में युवा जनसंख्या अधिक है, इसका मतलब यह है कि प्रदेश में जन्म दरें ऊंची है, ज्यादा यहाँ पर जन्म हो रहा है, और जन्म के लिए इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या क्या है? युवा है। आयु संरचना समझ में आ गया। तो आयु संरचना में मुख्य रूप से कितने तरह के आयु संरचना के लोग होते हैं? 3 तरह का होते हैं। एक तो होते हैं बच्चे जो बहुत ही छोटे होते हैं, और इन बच्चों का उम्र कितना होता है? 0 से 14 वर्ष आप मान लीजिए, और जैसे ही 15 वर्ष की उम्र पहुंच जाते हैं, 15 से लेकर के 59 वर्ष, ये वो वर्ष है जो युवा जनसंख्या है। और फिर एक होता है 60 वर्ष के बाद का समय, जिसे हम लोग वृद्ध जनसंख्या कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया 3 तरह का आयु संरचना होता है। अब आइए आयु लिंग पिरामिड देखते हैं। यानी कि हम आयु तो आपको बता दिए और लिंग भी बता दिए क्या होता है। स्त्री और पुरुष के अनुपात को लिंग कहते हैं, और आयु भी बता दिए आयु क्या होता है। 3 तरह का आयु होता है। एक होंगे बच्चे, फिर होंगे जवान, और तीसरा क्या होंगे? बूढ़े, यानी वृद्ध जनसंख्या। यहाँ पर आप इस चीज को देखिए, इस चीज को हम पिरामिड कहते हैं। जो यहाँ पर आपको आकृति दिखा रहा है इसे हम कहते हैं पिरामिड। तो पिरामिड को थोड़ा ध्यान से समझिए। 3 तरह की जनसंख्या है। एक है जो
14 वर्ष तक 15 वर्ष तक जनसंख्या है, तो यहाँ तक जो जनसंख्या है वो क्या है हमारी, जो है कह सकते हैं 15 से कम उम्र के बच्चे हैं, यानी ये आप बच्चे कह सकते हैं इसे, या फिर छोटी जनसंख्या के लोग कह सकते हैं। ये वाला जो नीचे दिख रहा है, इसके जस्ट आप ऊपर जाइएगा तो यहाँ पर देखिए, अगर 59 वर्ष तक जाइएगा यहाँ तक, तो ये कैसी जनसंख्या होगा, इस तरह की जनसंख्या को हम कहेंगे युवा जनसंख्या। और इसके ऊपर की जनसंख्या अगर आप देखिएगा तो ये कैसी जनसंख्या है, वृद्ध जनसंख्या है। और इस साइड वाली जनसंख्या क्या कहलाती है, स्त्री कहलाती, कहती इसे कहते हैं RHS, मतलब राइट हैंड साइड, और इसे कहते हैं LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है आयु लिंग पिरामिड में, ठीक है। देखिए कहता है कि जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको यहाँ से इस वाले पिरामिड की मदद से बताता हूँ। देखिए यहाँ विभिन्न आयु वर्ग, तो कितने तरह के आयु वर्ग हैं आपको बता दिए, 3 आयु वर्ग हैं मुख्य रूप से, वैसे तो यहाँ बहुत सारा दिया गया है लेकिन हम मुख्य रूप से 3 आयु वर्ग लेंगे। तो अगर हम बच्चे को देखें जो 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के हैं, उसकी जनसंख्या में स्त्री, इधर पुरुष है और इधर क्या है हमारी स्त्रियां हैं, तो पुरुष कितने हैं और स्त्रियां कितनी हैं। उसी प्रकार से अगर हम थोड़ा आगे जाते हैं जिसे युवा जनसंख्या कहेंगे, युवा जनसंख्या कितना है, युवा जनसंख्या में स्त्री कितना है, पुरुष कितना है और स्त्री कितना है। उसी प्रकार से वृद्ध जनसंख्या में पुरुष कितने हैं और स्त्री कितना है। ये जो हमें बताता है उसी के लिए हमें आयु लिंग पिरामिड का जरूरत पड़ता है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु पता करने के लिए, लिंग पता करने के लिए, उनकी संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषता को परिलक्षित करती है और इसमें प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग जो होता है वो पुरुष को दर्शाता है। तो जिधर पुरुष होगा वो कौन सा भाग होगा, बायां भाग होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। और जो दायां भाग होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ दायां भाग है और दायां भाग क्या दर्शाएगा, स्त्रियों को दर्शाएगा। तो इसे ही हम जनसंख्या पिरामिड कहते हैं, आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। अब इस जनसंख्या पर गौर करते हैं। इस जनसंख्या को हम कहते हैं विस्तारित होती जनसंख्या। विस्तारित का मतलब क्या होता है, विस्तार होना, बढ़ना। तो जो जनसंख्या बढ़ती है, फैलती है, उस जनसंख्या को हम विस्तारित होती हुई जनसंख्या कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए नाइजीरिया का एग्जाम्पल लिया गया है। तो अगर आपसे ये पूछेगा किस देश की जनसंख्या विस्तारित होती हुई जनसंख्या है, तो हमारा जवाब होगा नाइजीरिया। नाइजीरिया वो देश है जिसका आयु लिंग पिरामिड क्या दर्शाता है कि इसकी जनसंख्या विस्तारित हो रही है। अब यहाँ पर नाइजीरिया का ही एग्जाम्पल दिया है, तो लिखा है ये विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है। त्रिभुजाकार कैसे होता है, तो ये देखिए, ये है त्रिभुज, ऐसे करते हैं, और ये भी रहा त्रिभुज। तो अगर इसमें 2 भुजा होगा और ये नीचे वाला, तो ये कैसा आकृति है, त्रिभुजाकार आकृति है। यही यहाँ पर लिखा है, त्रिभुजाकार पिरामिड है। इसे मिटा देते हैं और फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है कि जो अल्प विकसित देशों के प्रतिरूप है, यानी कि जो अल्प विकसित है, थोड़ा थोड़ा विकास कर रहा है, वैसे देश में इसी प्रकार का पिरामिड देखने को मिलेगा। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर है, जन्म दर बहुत ज्यादा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर छोटे बच्चे अगर देखेंगे, 5 से 6 साल के बच्चे अगर आप देखेंगे, जैसा कि नीचे दिख रहा है, तो ये देखिए बहुत ही ज्यादा, पुरुष भी ज्यादा है और स्त्रियां भी क्या है, ज्यादा है। और आप देख सकते हैं कि पुरुष की संख्या और स्त्रियों की संख्या में थोड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। जो यहाँ 10 से आगे है, यहाँ 12 से करीब है, जो यहाँ पर 12 के बिल्कुल थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर दिख रहा है स्त्रियां थोड़ा सा कम है। तो ये साथ साथ में आपको लिंग भी दिखाता है कि लिंग कैसा है। तो आप क्या देख रहे हैं, नीचे जो आकार है, नीचे वाला आकार, बच्चों की संख्या क्या है, अधिक है, यानी जन्म दर क्या है, अधिक है। और इस जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या पाई जाती है, यानी कि छोटे छोटे बच्चों की संख्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप बांग्लादेश को देखिएगा, मैक्सिको को देखिएगा, तो उनका पिरामिड सेम टू सेम दिखाई देगा। बांग्लादेश का भी पिरामिड और मैक्सिको का भी पिरामिड इसी तरह दिखाई देगा। और इसमें जो वृद्ध जनसंख्या है, जिसकी जो बूढ़े हैं, उसकी जनसंख्या क्या है, कम है। आप देख सकते हैं इसमें स्त्रियां भी आपको कम दिख रही है और पुरुष भी इसमें क्या दिख रहे हैं, कम दिख रहे हैं। अब आइए दूसरा पढ़ते हैं, और जो दूसरा है उसे हम कहते हैं स्थिर जनसंख्या। स्थिर का मतलब वह जनसंख्या जो नहीं बढ़ता है। तो थोड़ा हम एक काम करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं।
तो स्थिर जनसंख्या का उदाहरण हम देखेंगे तो कहेंगे स्थिर जनसंख्या किन देशों में है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो जनसंख्या है वह स्थिर जनसंख्या है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड देखेंगे तो इसका आयु लिंग पिरामिड जो है वो घंटी के आकार जैसा है। तो अब एक घंटी बनाने की कोशिश करते हैं। ये कुछ इस प्रकार से है, तो कुछ इस प्रकार से मंदिरों में आप घंटी देखे होंगे, इसलिए इसका आकृति कैसा बोला गया, घंटी के जैसा बोला गया है। तो इसी प्रकार से घंटी होता है, इसलिए बोला गया है कि जो ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड है वो कैसा है, घंटी के आकार के जैसा है। तो जो शीर्ष की ओर सुंडाकार होता है, शीर्ष ये वाला है, ये सूंड जैसा होता है, सुंडाकार हो जाता है, और यह दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है। शीर्ष मतलब ये वाला शीर्ष भी देख सकते हैं और ये वाला भी शीर्ष देख सकते हैं। तो लगभग यहाँ देखिए, ये जो वृद्ध जनसंख्या है और जो जन्म अभी जो नए जन्म लिए हैं उनकी जनसंख्या जो है वो क्या है, लगभग समान है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या ना ही बढ़ती है और ना ही घटती है। इस प्रकार की जनसंख्या को हम स्थिर जनसंख्या कहते हैं। तो यह स्थिर जनसंख्या का उदाहरण है। तो किस देश में जनसंख्या स्थिर है, बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या क्या है, स्थिर जनसंख्या का उदाहरण है, क्योंकि इसका जो पिरामिड है वो किस तरह है, घंटी के आकार का है। और इसके पहले मैंने आपको बताया था पिरामिड कैसा है, त्रिभुजाकार है। तो त्रिभुजाकार किसका है, नाइजीरिया का। विस्तारित होती हुई जनसंख्या का पिरामिड कैसा होता है, घंटी या त्रिभुजाकार होता है। और स्थिर जनसंख्या का पिरामिड कैसा होता है, घंटी के आकार का होता है। तो ये भी आप साथ साथ में याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। और तीसरी जनसंख्या है, और इस जनसंख्या को कहते हैं ह्रासमान जनसंख्या। ह्रास का मतलब होता है घटना, कमी होना, यानी क्षति पहुंचना। तो जापान का जो पिरामिड है वह ह्रासमान जनसंख्या है, और इसका पिरामिड कैसा होता है, संकीर्ण आधार और सुंडाकार शीर्ष होता है। सुंडाकार शीर्ष, आधार कैसा होगा, संकीर्ण होगा। आप देख सकते हैं ये जो आधार है नीचे वाला थोड़ा संकीर्ण का मतलब होता है संकरा, छोटा। आप देखिए कितने कम बच्चे क्या ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। और जो शीर्ष है वो कैसा आता है, सुंडाकार, सूंड जैसा होता है। लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि आप एक कल्पना कीजिए, ये वाली जनसंख्या जो अभी 60 से 65 वर्ष की जनसंख्या है, कुछ सालों के बाद ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी जनसंख्या की मृत्यु होगी और कितने कम बच्चे जन्म ले रहे हैं। इसमें निम्न जन्म दर होता है, यानी जन्म दर थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है, और मृत्यु दर थोड़ा क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पर निम्न जन्म दर, अच्छा मृत्यु दर भी क्या होता है, यहाँ पर लिखा है निम्न होता है। और इन देशों की जनसंख्या में वृद्धि जो है बिल्कुल शून्य होता है, बिल्कुल वृद्धि नहीं होता है, या तो वृद्धि होता है ऋणात्मक, यानी कि माइनस में वृद्धि होता है। माइनस मतलब कम होता है। और इस तरह की जनसंख्या को ह्रासमान जनसंख्या कहते हैं। तो ह्रासमान जनसंख्या हम समझ गए क्या होता है। 3 तरह का पिरामिड आपको बताए हैं, तीनों का आकार भी बता दिए। ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड कैसा होता है, संकीर्ण आधार तथा सुंडाकार शीर्ष होता है ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड। अब पढ़ते हैं वृद्ध होती जनसंख्या। तो वृद्ध का मतलब क्या होता है, बूढ़ा। और अगर किसी देश की जनसंख्या बूढ़ा हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं वृद्ध होती जनसंख्या। इसका मतलब क्या होगा, जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाता है। यानी कि अगर किसी देश में बुजुर्गों का जनसंख्या बढ़ जाता है तो उस जनसंख्या को हम वृद्ध जनसंख्या कहते हैं। ओके, आगे देखिए, यह 20वीं शताब्दी की नई परिघटना है और विश्व के अधिकांश विकसित देशों में उच्च आयु वर्गों में बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशिता के कारण जनसंख्या बढ़ गई है। 20वीं शताब्दी की नई परिघटना, यानी कि 20वीं शताब्दी में ही ये देखने को मिलता है। कारण इसका ये है कि विकसित देश में उच्च आयु वर्ग, यानी कि जो ज्यादा बूढ़े हैं, जिनकी उम्र अधिक हो गया है, उनकी जीवन प्रत्याशिता बढ़ गई है। जीवन प्रत्याशिता बढ़ने का मतलब हो गया कि पहले मान लेते हैं कोई व्यक्ति 70 वर्षों तक जीवित रहता था, तब वो 80 वर्षों तक जीवित रहने लगा, 90 वर्षों तक जीवित रहने लगा। क्यों? क्योंकि आज मेडिकल फैसिलिटी आ चुका है, दवाइयाँ आ चुकी है, तरह तरह के नए उत्पाद आ चुके हैं, जिसको खा करके लोग की जीवन प्रत्याशिता क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। जन्म दरों में ह्रास के साथ साथ जनसंख्या में बच्चों का अनुपात घट गया है और जन्म दर में ह्रास हो गया। लोग बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते हैं। क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होती है, परिवार को चलाना मुश्किल होता है। लोग परिवार नियोजन को अपना रहे हैं, जिससे जन्म दर घट रहा है। तो जन्म दर घट रहा है और वृद्ध की जनसंख्या यानी बूढ़े व्यक्तियों की जनसंख्या बढ़ रही है, और इसीलिए कोई ऐसा देश भी है जिसमें वृद्ध होती जनसंख्या पाई जाती है। इसी को कहते हैं वृद्ध होती हुई जनसंख्या।
अब आइए पढ़ते हैं ग्रामीण और नगरीय संगठन, यानी ग्रामीण क्षेत्र में भी जनसंख्या देखते हैं और नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या देखते हैं, किन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है। तो अगर हम जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय में विभाजन के निवास के आधार पर होता है। निवास का मतलब रहने के आधार पर, यानी कि जनसंख्या नगर में रह रहा है या ग्रामीण में रह रहा है, तो इसे हम कहते हैं निवास के आधार पर होता है। यह विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या जीवन, आजीविका तथा सामाजिक दशाओं में एक दूसरे पर भिन्न होते हैं, क्योंकि जो ग्रामीण जीवन है उसकी सामाजिक जीवन अधिक होती। आजीविका मतलब होता है कौन से कार्य कर रहे हैं। जैसे कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो कौन से कार्य करेंगे, ज़्यादातर लोग खेती से कार्य जुड़े रहते हैं, कृषि को ज़्यादा महत्व देते हैं। जबकि जो नगरीय क्षेत्र में रहते हैं वो औद्योगिक क्षेत्रों में ज़्यादा जुड़े रहते हैं और औद्योगिक क्षेत्र को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ये नगरीय क्षेत्र के जीवन का बात है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अगर बात किया जाए, आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आयु, लिंग, संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास के स्तर अलग अलग होते हैं। तो 3 चीज यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले आयु, लिंग, संगठन अलग अलग होगा। आयु अलग अलग आयु वर्ग और अलग अलग लिंग के लोग अलग अलग होंगे। व्यावसायिक संरचना, लोगों के काम करने की दशा अलग होगा। जनसंख्या का घनत्व अलग होगा। ग्रामीण क्षेत्र में कम जनसंख्या होगा जबकि शहरी क्षेत्र में जनसंख्या क्या होगा, अधिक होगा। वही आयु और लिंग की बात करें तो देखिए, आयु वर्ग यहाँ के नगरीय क्षेत्र में बच्चे कम देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो बड़े लोग हैं वो कार्य करने के लिए बाहर से भी आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे गांव के लोग हैं जो युवा होने के बाद अपने गांव को छोड़ देते हैं और वो शहरों में चले जाते हैं। इससे शहरों में युवा लोगों की जनसंख्या बढ़ जाती है। अब लिंग की बात करें तो महिलाएं तो गांव छोड़ के आती नहीं है, पुरुष ज्यादातर आते हैं, तो पुरुष की जनसंख्या शहरों में बढ़ जाती है जबकि महिलाओं की संख्या कम पाई जाती है। ये हो गया आयु, लिंग, संरचना। व्यवसाय की बात करें तो ज्यादातर लोग आपको काम में ही देखने को मिलेंगे। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलेगा। और जनसंख्या घनत्व क्या होता है, यानी कम क्षेत्र में ज्यादा लोग रह रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये 1 किलोमीटर का वर्ग है और यहाँ पर भी ये 1 किलोमीटर का वर्ग है। वैसे तो आयत जैसा बन गया लेकिन फिर भी आप समझिए। तो मान लेते हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्र है और ये कैसा क्षेत्र है, ये नगरीय क्षेत्र है। नगरीय क्षेत्र तो ग्रामीण क्षेत्र में कम क्षेत्र में ही अधिक क्षेत्र में कम लोग रहते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्र में कम क्षेत्रफल पर ज्यादा लोग रहते हैं, यानी कि जनसंख्या का घनत्व नगर में अधिक है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में कम देखने को मिलता है। देखिए, जो ग्रामीण जनसंख्या होती है और जो नगरीय जनसंख्या होती है इसमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है और हम इसे अलग अलग तरीकों से अंतर कर सकते हैं, अलग अलग मापदंड के आधार पर। जैसे सामान्य रूप से हम यह जानते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वो कौन सा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है। कहता है ग्रामीण क्षेत्र वह है जिसमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, यानी कि प्राथमिक क्रिया करते हैं। और नगरीय क्षेत्र की बात करें तो नगरीय क्षेत्र वो होते हैं जिसमें अधिकांश लोग गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। गैर प्राथमिक क्रिया का मतलब होता है प्राथमिक क्रिया के अलावा जो भी काम हो गया। प्राथमिक क्रिया में क्या क्या काम आते हैं, प्राथमिक क्रिया में आता है कृषि करना, पशुपालन करना, अर्थात कृषि से जुड़ा हुआ जो भी काम है, जैसे खनन का कार्य भी प्राथमिक क्रिया में आता है। लेकिन इसके अलावा जो भी बाकी क्रिया हो गया उसे गैर प्राथमिक क्रिया कहते हैं। जैसे फैक्ट्रियों में काम करना, गाड़ी चलाना, ये सारा क्या है, गैर प्राथमिक क्रिया है। अगर कोई इंटरनेट सुविधा दे रहा, मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, तो ये भी क्या है, एक गैर प्राथमिक क्रिया है। गैर प्राथमिक क्रिया में सेवा वगैरह भी आता है। तो मैं आपको सेवा प्रदान कर रहा हूं, कोई भी चीज बन नहीं रहा है बल्कि आपको शिक्षा दे रहा हूं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ चुने हुए देशों की ग्रामीण और नगरीय लिंग संगठन को दर्शाता है चित्र 3.4। तो 3.4 कहाँ पर है, आप देखिए ये रहा चित्र 3.4 जिसमें ग्रामीण और नगरीय लिंग संगठन को दर्शाया गया है और वह भी कुछ चुने हुए देश, सारे देश का नहीं है, कुछ चुने हुए देश का है। तो आइए एक बार इसको नजर डाल लेते हैं। अगर आप जिम्बाब्वे को देखिएगा तो आप देखिए ये जो धारी वाली पट्टी है वो ग्रामीण है और जो चेस वाला दिख रहा है वो शहरी है। तो आप देख सकते हैं ग्रामीण जनसंख्या में कितने 1032 लोग हैं, तो जो नगरीय जनसंख्या है वहां पर 1087 लोग हैं। कारण इसका जान ही रहे हैं क्योंकि यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। जबकि कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि कनाडा देश में अगर आप देखें तो यहाँ पर 1069 लोग ग्रामीण जनसंख्या में हैं और शहरी जनसंख्या में 968 लोग हैं। अब इसका कारण क्या होगा, इसका कारण ये होगा कि कनाडा में
जो लोग हैं वो ग्रामीण जीवन में रहना ज़्यादा पसंद करते होंगे, वहाँ पर ज़्यादातर लोग ग्रामीण यानी प्राथमिक क्रिया से जुड़े होंगे, जबकि शहरी क्षेत्र में कम होंगे। उसी प्रकार से अगर आप ब्राजील का उदाहरण लेते हैं तो ब्राजील में 1072 लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र में अधिक लोग रहते हैं और शहरी क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। नेपाल की बात करें तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में कम लोग रहते हैं और शहरी क्षेत्र में अधिक लोग रहते हैं। उसके बाद अगर आप फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड में ग्रामीण क्षेत्र में 1062 लोग रहते हैं और जो 991 लोग रहते हैं शहरी क्षेत्र में। न्यूजीलैंड की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में 1051 लोग रहते हैं और शहरी क्षेत्र में 955 लोग रहते हैं। अब इसका कारण क्या है, आइए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो इस चीज को देखने के बाद हमको क्या पता चला, कनाडा और फिनलैंड जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में अंतर है। अफ्रीकी और एशियाई देशों जैसे कि क्रमशः जिम्बाब्वे की बात करें या नेपाल की बात करें तो यहाँ पर ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात के विपरीत है, यानी आपको यहाँ अंतर देखने को मिलता है। क्या लिखा गया, अगर आप कनाडा का देखें और फिनलैंड का देखें तो इन देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में आपको अंतर देखने को मिलता है। तो कनाडा और फिनलैंड वाला एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। कनाडा और फिनलैंड कहाँ पर है, तो ये रहा कनाडा और ये रहा फिनलैंड। तो इसमें अंतर क्या है, अंतर देखिए यहाँ पर ग्रामीण और नगर में अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। देख सकते हैं यहाँ 1069 है और यहाँ 900 कितना है 68 है। उसी प्रकार से फिनलैंड में देख सकते हैं ग्रामीण में जनसंख्या अधिक है और नगर में क्या है कम है, और इसका अंतर बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। अब उन सभी डाटा को देखने के बाद जरा देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि कनाडा के बारे में पढ़े हाँ, फिनलैंड के बारे में पढ़े हाँ, लेकिन ये पश्चिमी यूरोपीय देश में ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में अंतर अफ्रीकी एशियाई देशों क्रमशः जिम्बाब्वे और नेपाल के ग्रामीण नगरीय लिंग अनुपात की विपरीत है। इसका क्या मतलब है जरा देखिए ध्यान से। कनाडा जो है और जो फिनलैंड है ये कैसा देश है, ये यूरोपीय देश है, पश्चिमी और यूरोपीय देश है, ठीक है। जबकि जो अफ्रीका और एशिया का देश जैसे कि जिम्बाब्वे किसका देश है, अफ्रीका का देश है, और नेपाल किसका देश है, एशिया का देश है। तो इसमें क्या अंतर देखने को मिलता है, इसमें लिंग अनुपात में अंतर है। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है जरा देखिए। जो पश्चिमी देश है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में आपको ज्यादातर पुरुष देखने को मिलेगा, स्त्री कम देखने मिलेगा। जबकि नगरीय क्षेत्रों में यानी नगर में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक देखने मिलेगा, यानी यहाँ पर स्त्रियों की संख्या कम है और पुरुषों की संख्या क्या है, अधिक है। किसका बात कर रहे हैं, जो पश्चिमी देश है जैसे कि फिनलैंड हो गया, कनाडा हो गया, इन देशों में। यहाँ पर मैं लिखता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। इस साइड में यहाँ पर लिख रहा हूं, यहाँ पर लिख रहा हूं नगर और यहाँ पर लिख रहा हूं ग्रामीण, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हूं, आपको दिख रहा होगा। तो अगर मैं नगर की बात करूं तो नगर में क्या बोल रहा है, यहाँ पर स्त्री लिख देते हैं और इसके बगल में लिख देते हैं पुरुष, यहाँ पर लिख देते हैं पुरुष, पुरुष लिख देते हैं। तो नगर में अगर आप देखिएगा तो स्त्री की संख्या क्या है, अधिक है, और ग्रामीण में देखिएगा तो स्त्री की संख्या कम है। उसी प्रकार से नगर में पुरुष की संख्या क्या है, कम है, और ग्रामीण में पुरुषों की संख्या क्या है, अधिक है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि स्त्रियां काम करने के लिए जा रही है, तभी तो स्त्रियों की संख्या नगर में कम है। जबकि नेपाल, पाकिस्तान और भारत में देखिएगा तो इन देशों में ये स्थिति विपरीत है। विपरीत का मतलब ये हुआ कि नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की अधिक संभावनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाओं के आगमन के परिणाम स्वरूप यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या की अधिकता है। तो कारण ये पूछा जाएगा आपसे, यहाँ पर मैंने कारण भी बता दिया, कारण ये लिखा हुआ है यहाँ पर साफ साफ कि जो नगरीय क्षेत्र में ना रोजगार के अवसर बहुत है, बहुत ज्यादा काम मिलता है नगर में, इसीलिए इन्हीं संभावनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्र से महिलाएं क्या कर रही है, वो नगरीय क्षेत्र में आगमन कर रही है। इसीलिए यूरोप के देश में जाइएगा, कनाडा में जाइएगा या तो आप अमेरिका में जाइएगा तो आप देखिएगा नगरीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या क्या है, अधिक देखने को मिलती है। अब कृषि भी इस विकसित देशों में अत्यधिक मशीनीकृत है, और कृषि की बात करें तो कृषि यहाँ पर मशीन से किया जाता है। अब मशीन से करने से क्या होता है बताइए, मशीन से करने से लोगों की कम जरूरत पड़ता है
और लिखा जाता है यहाँ पर कि लगभग पुरुष जो है प्रधान व्यवसाय है। पुरुष प्रधान व्यवसाय का मतलब होता है कृषि में ज्यादातर पुरुषों को ही रखा जाता है और इसीलिए महिलाएं घर में नहीं रह करके वो शहरों में रह रही है। इसके विपरीत अगर एशिया की बात करें या नगरीय क्षेत्रों की बात करें, एशिया के नगरीय क्षेत्र की बात करें, जो एशिया में, भारत भी एशिया में आता है, यहाँ पर पुरुष प्रधान प्रवास के कारण, पुरुष प्रधान प्रवास का मतलब पुरुष घर में नहीं रहते हैं बल्कि पुरुष काम करने के लिए बाहर जाते हैं। तो पुरुष प्रधान प्रवास के कारण लिंग अनुपात भी इस पुरुषों के अनुकूल है, पुरुष के ही अनुकूल देखने को मिलता है। इसलिए भारत जैसे देश में अगर आप जाइएगा, भारत में ध्यान से समझिए, ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता काफी ऊंची है। यानी यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में अगर कृषि का कार्य होता है तो उसमें महिलाएं आपको काफी अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी। धान काटते समय, धान रोपते समय या कोई भी फसल लगाते समय आप देखिएगा महिलाओं की संख्या अधिक है। जबकि नगरों की बात करें तो आवास की कमी, नगर में घर कम है, रहन सहन की ऊंची लागत, ज्यादा पैसे खर्च होते हैं रहने सहने में, रोजगार के अवसरों की कमी, यानी यहाँ रोजगार उतना अच्छा नहीं मिलता है, सुरक्षा की कमी, उतना सुरक्षा भी नहीं है, शहरों में भी महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज्यादा कम है, और गांव से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास को रोकते हैं। और यही कारण है कि गांव से महिलाएं नगरीय क्षेत्र में नहीं जाती है। तो आपको पता चल गया, ग्रामीण और शहर की क्षेत्र की बात करें तो एशिया जैसे देश में, जिस देश में हम रहते हैं, भारत जैसे देश की बात करें तो यहाँ पर आपको जनसंख्या संगठन में पुरुष की प्रधानता नगर में देखने को मिलेगी, ग्रामीण में देखने को नहीं मिलेगी। अब आइए साक्षरता के विषय में बात करते हैं, यानी कितने जो नागरिक है वो पढ़े लिखे हैं। किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। इससे पता चलता है कि उसका समाज कितना बढ़िया है। अगर समाज में कम लोग पढ़े लिखे हैं यानी कि समाज पिछड़ा है, और आर्थिक दृष्टि मतलब पैसा कौड़ी के बारे में बताता है कि उसके पास कितने धन संपत्ति है। अगर आपके पास अधिक धन संपत्ति है तो आप पढ़ाई पर ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, और अगर आपके पास कम धन संपत्ति है तो आप पढ़ाई पर कम खर्च करेंगे। तो अगर आप पढ़ाई पर कम खर्च करेंगे तो आप पढ़ाई भी कम कर पाएंगे। तो इससे पता चलता है साक्षर जनसंख्या के बारे में। यही लिखा है, क्योंकि इससे रहन सहन के स्तर के बारे में पता चलता है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इतिहास में भी महिलाओं को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था। तो इससे पता चलेगा अगर महिलाएं पढ़ी लिखी होगी तो पता चलेगा महिलाओं की सामाजिक स्थिति अच्छा है। और हमें यह भी पता चलेगा कि सरकार कितनी ज्यादा शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराती है। क्या सरकार स्कूल खोलती है, स्कूल में बच्चे को सही किताबें देती है, सही पढ़ने के लिए सुविधाएं देती है। अगर सुविधाएं देगी तो बच्चे पढ़ेंगे। तो इससे हमें शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में पता चल जाता है। साथ ही साथ सरकार की नीतियों के बारे में पता चलता है कि सरकार कौन कौन सी नीति ला रही है जिससे जनता क्या कर सके, पढ़ाई कर सके। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता के कारण एवं परिणाम दोनों ही होते हैं। आर्थिक विकास का मतलब किसी देश में पैसे की अगर बढ़ोतरी होगी, अगर उस देश का आर्थिक विकास होगा तो वो किसके, साक्षरता के कारण हो सकता है। भारत की बात करते हैं। भारत में साक्षरता 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकता है, जिसमें समझ के साथ साथ अंक गणितीय परिकलन करने की योग्यता है, उसे शिक्षित माना जाएगा। तो शिक्षित किसे मानेंगे? जिसका उम्र 7 वर्ष हो गया है, जिसका उम्र 7 वर्ष से अधिक हो चुका है, 8 से 9 साल का है, वह पढ़ लिख सकता है, पढ़ने के लिए जानता है, लिखने के लिए जानता है, वह समझ सकता है, समझ भी सकता है, और साथ ही साथ अंक गणितीय परिकलन करने की योग्यता रखता है। अंक गणितीय परिकलन का मतलब क्या होता है? जोड़ घटा गुना भागा कर सकता है। तो हम बोलेंगे कि वह साक्षर है, यानी पढ़ा लिखा है। और अगर नहीं कर सकता है तो बोलेंगे वह साक्षर जनसंख्या नहीं है। ये जो डाटा तो हम आपको बता ही दिए हैं। अब आता है व्यावसायिक संरचना के बारे में, यानी काम करने वाले लोग। कार्यशील जनसंख्या कितना है? 15 से लेकर के 59 आयु वर्ग के, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, वो कृषि का काम कर सकता है, वानिकी का काम कर सकता है, मत्स्य पालन मछली पालन का काम कर सकता है, विनिर्माण का कार्य कर सकता है, मतलब उद्योगों में रह सकता है, निर्माण कार्य कर सकता है, कुछ नया बना सकता है, व्यावसायिक परिवहन का कर सकता है, मतलब गाड़ी वगैरह चला सकता है। सेवाओं में जैसे कि कोई भी सेवा प्रदान करना, चाहे वो स्कूल खोल सकता है, चाहे वो बाल काटने का काम हो, चाहे वो दुकानदारी का काम हो, ये सेवा में आता है। संचार का काम यानी कि इंटरनेट वगैरह, मोबाइल वगैरह, ये सभी संचार में आता है। इसके अलावा कई और कार्य में भाग ले सकते हैं, कई और काम कर सकते हैं। इसे हम व्यावसायिक संरचना कहते हैं।
कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन को प्राथमिक क्रिया माना जाता है। कृषि करना, वानिकी करना, वानिकी क्या होता है? पेड़ पौधा लगाना वानिकी कहलाता है, ठीक है। और कृषि तो जानते ही हैं, और मत्स्य पालन मतलब मछली पालना, और खनन ये सब किस में आता है? प्राथमिक क्रिया में आता है। विनिर्माण को द्वितीयक क्रिया कहते हैं। विनिर्माण का मतलब फिर से बनाना। जैसे गन्ना बना हुआ है, गन्ना तो पहले से बना है, आपने गन्ना बनाया क्या? नहीं, गन्ना से आपने बना दिया चीनी, तो ये हो गया विनिर्माण। आपने गेहूं से आटा बनाया, ये हो गया विनिर्माण। लोहा पड़ा हुआ था, लोहा से आपने गाड़ी बना दिया। संसाधन पड़ा हुआ था, आपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल बना दिया। तो ये कभी क्या है? ये सारे कार्य क्या है? विनिर्माण कार्य है, और इसे हम द्वितीयक क्रिया कहते हैं। तो प्राथमिक क्रिया तो आपको समझ में आ गया, किसे कहते हैं? द्वितीयक क्रिया। अब आता है व्यापार, यानी व्यापार जो होता है खरीद बिक्री करना, उसे हम व्यापार कहते हैं। परिवहन तो जानते ही हैं, संचार भी जानते ही हैं। ये सारे वो कार्य हैं जिसमें किसी व्यक्ति को केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा प्रदान करता है। जैसे मान लेते हैं कि आपको 1000 किलो गेहूं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो भले ट्रक वाला क्या कर रहा है? आपसे पैसा ले रहा है, लेकिन इसके बदले में आपका हेल्प कर दे रहा है, क्योंकि 1000 किलो गेहूं एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा काम होगा। तो इस तरह के कार्य को सेवा कार्य कहते हैं, और इसीलिए इन सभी सेवाओं को तृतीयक क्रिया कहते हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इसके अलावे भी अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी और वैचारिक विकास से जुड़े कार्य को चतुर्थक क्रिया में रखते हैं। यानी कि अगर खोजबीन हो गया, आविष्कार वगैरह वाला कोई विचार व्यवस्था करता है, तो वे सभी कार्य किस में आते हैं? चतुर्थक क्रिया में आते हैं। तो इस प्रकार से यह सभी चतुर्थक क्रिया में आते हैं, और इस तरह हम समझें कि इन्हें हम कितने खंडों में बांट सकते हैं? 4 खंडों में बांट सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, कार्यशील जनसंख्या बता चुके हैं। कार्यशील जनसंख्या क्या होता है? जो 15 से 59 आयु वर्ग के लोग होते हैं, उसे हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तरों का एक अच्छा सूचक है। आर्थिक विकास का मतलब, मान लेते हैं किसी देश में कार्यशील जनसंख्या 30 है, तो 30 आदमी कार्य करेगा। अगर किसी देश में कार्यशील जनसंख्या 50 है, तो उसमें 50 आदमी काम करेगा। और अगर किसी देश में कार्यशील जनसंख्या 90 है, तो उसमें कितने आदमी कार्य करेंगे? 90 आदमी कार्य करेंगे। अब इसे प्रतिशत में आपको बताते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी देश में 30% जनसंख्या क्या है? कार्यशील है, तो 70 ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, 70%। और अगर किसी देश में 70% जनसंख्या कार्यशील है, तो 30% ऐसे हैं जो कार्यशील नहीं है। तो इस ए देश के मुकाबले ये जो बी देश है, इसमें कार्यशील जनसंख्या क्या है? अधिक है। और जितना कार्यशील जनसंख्या होगा, उस देश में उतना ज्यादा तरक्की होगा। इसका कारण है कि केवल उद्योगों एवं अवसंरचना से युक्त एक विकसित अर्थव्यवस्था ही द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक सेक्टरों में अधिक कर्मियों को समायोजित कर सकता है। अगर कार्यशील जनसंख्या होगा, तभी तो वो फैक्ट्री चला सकेगा, तभी तो वो द्वितीयक क्रिया कर सकेगा। प्राथमिक क्रिया तो कर लेगा, लेकिन द्वितीयक क्रिया करने के लिए, तृतीयक क्रिया करने के लिए और चतुर्थक क्रिया करने के लिए इन सभी कार्यशील जनसंख्या का होना जरूरी है। यदि अर्थव्यवस्था अभी भी आदिम अवस्था में, आदिम मतलब पुराना तौर तरीका से चल रहा है, तब प्राथमिक क्रियाओं का संलग्न लोगों का अनुपात अधिक होगा। जैसे कि अगर कृषि की आदिम अवस्था का मतलब पुराना तरीका, अभी देखिए नया तरीका क्या है? आप ट्रैक्टर से हल बैल का जगह पर ट्रैक्टर का प्रयोग कीजिएगा, ये आधुनिक तरीका है। लेकिन अभी भी आप अपने खेतों में अगर हल बैल का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये कैसा है? आदिम तरीका है, मतलब पुराना तरीका है। और पुराना तरीका अगर कोई देश अपना रहा है, तो उस देश में प्राथमिक क्रिया में ज्यादा लोग लगे हुए होंगे, यानी कृषि कार्य में ज्यादा लोग लगे होंगे। और इसमें मात्र प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन होता है, यानी केवल और केवल प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके ही जीवन यापन किया जाता है। तो ये है व्यावसायिक संरचना, यानी किसी भी देश में किस तरह के लोग कार्य कर रहे हैं। और व्यावसायिक संरचना के बाद ही ये दूसरा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। लेकिन इस दूसरे चैप्टर को समझने के लिए हमें इसके क्वेश्चन आंसर को भी समझना पड़ेगा, तब हम इस पूरे चैप्टर को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि लिंग संगठन क्या होता है, जनसंख्या का संगठन क्या होता है, इसमें क्या चीजें पढ़ते हैं, जनसंख्या को किस किस आधार पर हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, आयु, लिंग, व्यवसाय के आधार पर बांट सकते हैं, और निवास स्थान पर बांट सकते हैं, शिक्षा के आधार पर, जीवन प्रत्याशा के आधार पर बांट सकते हैं। लिंग संगठन बताएं, भारत में किस फॉर्मूला से लिंग अनुपात को निकाला जाता है, और पूरे दुनिया में, विश्व में कौन सा फॉर्मूला का यूज किया जाता है। लिंग अनुपात को पढ़ने के बाद हमने यह समझा कि पूरी दुनिया का लिंग अनुपात क्या है। 100 जो पुरुष में 102 स्त्रियों में 102 पुरुष हैं,
100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है, यानी स्त्रियों की संख्या कम है और पुरुष की संख्या अधिक है। कौन से देश में उच्चतम लिंग अनुपात है और कौन से देश में निम्नतम लिंग अनुपात है? तो हमने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात में निम्नतम लिंग अनुपात है। तो निम्नतम और उच्चतम भी आपको बेहतर तरीके से समझा दिए। फिर हमने पढ़ा आयु लिंग पिरामिड। 3 तरह के पिरामिड पढ़े थे, जिसमें पढ़े थे एक ऐसा पिरामिड था जिसमें जनसंख्या बढ़ रही थी, एक ऐसा पिरामिड था जिसमें जनसंख्या बिल्कुल स्थिर था, और एक ऐसा पिरामिड था जिसमें जनसंख्या घट रही थी। इसके बाद हमने पढ़ा ग्रामीण और नगरीय संगठन के बारे में। ग्रामीण में कैसे लोग रहते हैं, नगरीय में कैसे लोग रहते हैं, और वो सारे लोग क्या क्या कार्य कर सकते हैं। और यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। आइए क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए 4 विकल्प में से आपको एक विकल्प चुनना है। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न कर दिया, क्या कारण है? तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, पुरुष की उच्च जन्म दर, स्त्रियों की निम्न जन्म दर, स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास। तो क्या कारण हो सकता है? संयुक्त अरब अमीरात में लिंग अनुपात का निम्न होने का क्या कारण है? तो यहाँ पर लिखेंगे पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए कि लिंग अनुपात होता क्या है। जैसे कि पहले चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुके हैं, स्त्री और पुरुष की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। तो अगर आप संयुक्त अरब अमीरात को देखेंगे, जहां पर दुबई मौजूद है, उसमें पुरुषों का जो जनसंख्या है वो लगभग 70% है, और जो स्त्री की संख्या है वो लगभग 30% है, जिसमें 69% अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो पुरुष है और 31% क्या है? महिलाएं हैं। यानी आप क्या देखते हैं, महिलाओं की संख्या कम है जबकि पुरुष की संख्या क्या है? अधिक है। अब इसका कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण माना जाता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि स्त्री की संख्या क्या है? कम है, जबकि पुरुष की संख्या उसके मुकाबले में कहीं अधिक है, और इसका मुख्य कारण माना जाता है वहां पर प्रवास। तो ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है वहां की मूल जनसंख्या है। तो ग्रीन वाला क्या है? इमेरिटियन है। इमेरिटीज का मतलब होता है वहां का मूल जो है लोग हैं जो संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं। तो देखिए उसकी संख्या कितनी है, और जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो प्रवास है, जो नन अमारितीज है, मतलब कि जो अमीरात के नहीं है, वो कौन है? गैर अमीरात कौन है? देख सकते हैं लाल वाला जो लकीर है वो ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि खुद अरब के लोगों की संख्या कम है और बाहर से आए हुए लोगों की संख्या क्या है? कम है। चाहे कोई भी क्षेत्र में देखिए, चाहे आप दुबई का देखिए, जैसे कि भारत में अलग अलग राज्य है, वैसे वहां पर भी अलग अलग क्षेत्र है। तो ज्यादातर जो बड़े बड़े क्षेत्र है वहां पर आप देख सकते हैं बाहर से आए हुए लोगों की संख्या अधिक है। इसका कारण भी है। इसका कारण यह है कि जो आप दुबई का क्षेत्र है या फिर आप अमीरात का जो क्षेत्र देखिएगा, पूरा का पूरा क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम होता है, हमेशा वो वर्कर्स की जरूरत होता है, इसलिए बाहर से लोग आते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जो पुरुष जो है ना, कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास के चलते यह चीज हुआ है। चुने हुए पुरुष, केवल पुरुष ही अरब में आ चुका है, जिस कारण केवल पुरुषों की संख्या बढ़ चुकी है और स्त्रियों की संख्या कम हो चुकी है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या को कार्यशील आयु वर्ग कहा जाता है? कार्यशील कौन है? 15 से 59 वर्ग के जो लोग हैं उसे कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। और लिखा है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो लेटविया का क्या है? सर्वाधिक है। और सबसे निम्न किसका है? संयुक्त अरब अमीरात का है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको 30 शब्द में देना है। सबसे पहला सवाल है, जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं? जनसंख्या को उनके गुण के आधार पर, चाहे लिंग हो या फिर उसकी साक्षरता हो या उनका व्यवसाय हो, इसके आधार पर जब हम उसको अलग अलग करके बांटते हैं तो उसे हम यह पृथक करना ही जनसंख्या संगठन कहलाता है। आयु संरचना का क्या महत्व है? आयु संरचना का महत्व ये पता चलता है कि किसी भी देश में किस आयु वर्ग की संख्या अधिक है, जैसे कि बच्चों की संख्या अधिक है कि बूढ़ों की संख्या अधिक है कि जो जवान है, कार्यशील जो जनसंख्या उसकी अधिक है, ये पता चलता है। लिंग अनुपात कैसे माना जाता है, मापा जाता है? इसका 2 तरीका है। तो एक में हम क्या करते हैं, स्त्री की संख्या ऊपर लिखते हैं, वो स्त्री की संख्या ऊपर लिखते हैं और नीचे पुरुष की संख्या लिखते हैं और फिर उसको 1000 से गुना कर लेते हैं। दूसरा तरीका है, या तो आप पुरुष की संख्या ऊपर लिखिए और स्त्री की संख्या कहाँ लिखिए? नीचे लिखिए और इसको 1000 से गुना कर लीजिए। ये फॉर्मूला पहले भी चर्चा कर चुके हैं, दोनों में से कोई आप एक लिख सकते हैं। अब सवाल का जवाब आपको 150 शब्द में देना है। जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। ग्रामीण नगरीय संगठन की बात किया जाए तो ग्रामीण में कम लोग रह रहे हैं, जबकि जो शहर में है वहां पर अधिक जनसंख्या रहती है। दूसरा एक और चीज है, ग्रामीण में आपको लिंग अनुपात की अगर बात करें तो ग्रामीण में स्त्रियों की संख्या अधिक देखने को मिलेगी, जबकि जो शहर है वहां पर स्त्रियों की संख्या कम देखने को मिलेगी। जबकि
पश्चिमी देश की अगर बात करें, चाहे अमेरिका हो या यूरोप के कुछ देश की बात करें, वहां पर उल्टा होता है। वहां पर ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियों की संख्या कम है और जो शहरी क्षेत्र है वहां पर स्त्रियों की संख्या अधिक है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये आपको सवाल का जवाब लिखना है। फिर लिखला विश्व के विभिन्न आयु वर्ग लिंग अनुपात के असंतुलन का उत्तरदायी कारक, यानी कि लिंग अनुपात में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। इसका कारण है, इसका अलग अलग कारण है। जैसे पश्चिमी देश की बात करें तो वहां पर हम लोग पढ़े किताब में कि उन देशों में पहले पुरुष जो था वो प्रवास कर गए, तो बड़े बड़े फैक्ट्री में काम करने के लिए स्त्रियों को जाना पड़ा, इसलिए गांव में स्त्री की संख्या कम हो गई और शहरों में स्त्री की संख्या बढ़ गई। जबकि अगर हम भारत जैसे देश की बात करें, एशियाई देशों की बात करें, तो इन देशों में पहले भी स्त्रियां गांव की काम करती थी, खेती वाला काम में स्त्रियां ज्यादा संलग्न होती थी और आज भी कृषि कार्यों में ज्यादा महिलाएं ही देखने को मिलती है। और इसीलिए यहाँ पर पहले के अनुपात में स्त्रियां शहरों में कम हैं और ग्रामीण में ज्यादा है, और ये हमको पूरे विश्व में अंतर देखने को मिलता है। एक और चीज बोला गया व्यवसायिक संरचना के बारे में, तो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग कार्य करते हैं। कुछ लोग प्राथमिक क्रिया में लगे हुए हैं, कुछ लोग द्वितीयक क्रिया में लगे हुए हैं, कुछ लोग तृतीयक क्रिया में लगे हैं और कुछ लोग चतुर्थक क्रिया में लगे हुए हैं। यही आपको लिखना है। तो ये पूरा सवाल जवाब था और मैंने सवाल जवाब भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं और अभी फिर से बता देता हूं कि मेरा एक और चैनल है अभी क्लासेस डाउट। तो अभी क्लासेस डाउट्स क्या है, क्यों सब्सक्राइब करें, क्या फायदा मिलने वाला है। तो अभी क्लासेस डाउट्स में मैं क्वेश्चन आंसर अपलोड करता हूं, एक एक क्वेश्चन को एक एक आंसर को एक्सप्लेन करके समझाता हूं ताकि आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में दिक्कत नहीं हो। और ऐसे ही हम नहीं लिखते हैं बल्कि इस तरह से लिखते हैं ताकि परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो। जैसे कि अगर इस प्रश्न में बोला है 150 शब्द में उत्तर दीजिए, तो हम कोशिश करते हैं कि सवालों का जवाब 150 शब्द के ही आसपास रहे। जैसे यहाँ पर बोला गया है 30 शब्द में उत्तर लिखिए, तो हम कोशिश करते हैं कि सवाल का जवाब केवल 30 शब्द के ही आसपास रहे। ऐसे नहीं कि 30 शब्द में बोला है और ऊट पटांग लिख दिए, वैसा नहीं। एक सटीक आंसर जो परीक्षाओं के लिए उपयोगी है वैसे सवालों के जवाब अपलोड करते हैं। तो प्लीज जाइए अभी क्लासेस डाउट को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सहयोग कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा ऐसे और बेहतर वीडियोज के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी चीज अगर आपको क्लास 12 से रिलेटेड चाहिए जानकारी या कोई नया वीडियो चाहते हैं स्पेशल टॉपिक पर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक को कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक पर एक स्पेशल वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे। तो कैसा लगा पूरा वीडियो जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।